गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग इस चैप्टर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने सीवेज ट्रीटमेंट पे डिस्कस किया है, बट अभी तक हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट तक पहुँचे। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भी अब हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था। अब देखते हैं सिर्फ काम काम की चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कुछ इस तरीके का होता है, देख लीजिए। देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी। कुछ ऐसा है जो गोल गोल घूम रहा है, एजिटेटर। जैसे आप चम्मच चीनी को घोलते हैं ना चम्मच से, ऐसे देखो ये कुछ ऐसा है जो घूम रहा है गोल गोल, ये एजिटेटर कहते हैं इसको। ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट तक क्या मैंने आपको पढ़ा दिया था? देख रहे हैं किस तरीके से फिल्टर हो रहा है और सारी चीज़ें हट रही हैं। ऊपर जितनी फिजिकल डेब्रीज हैं सबको कैसे निकाल ले रहे हैं, दिख रहा है पानी गोल गोल घूमते हुए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जितने भी सॉइल्स छोटे छोटे पेबल्स होंगे सब नीचे बैठ जाएंगे और उसको स्लज के फॉर्म में अलग कर लिया। दिख रहा है, दिख रहा है, सेटल्ड सीवेज को आगे भेज दिया और जो स्लज बचा उसको अलग कर लिया। और ये है प्राइमरी सेटलमेंट टैंक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने कहा सस्पेंशन, समय के साथ क्या होंगी, बैठ जाएंगी। आपके जो भी मीठी वाली दवाएं होती हैं, जो दवाएं आप लोगों को सिरप के फॉर्म में मिलती है, सब में सस्पेंशन होता है। दवा नीचे बैठी होती है और जब आप पीने के पहले उसको एक बार घोलते हैं, शेक करते हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिएगा, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, द प्राइमरी effluent, it is passed to large, क्या लिखा हुआ है, एरेशन टैंक। एंड दिस टैंक इज constantly agitated, साथ साथ में air is pumped into it, air is pumped into it। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया है ना। मशीन की मदद से, मैकेनिकली। आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर लिखिए, इतनी चीज़ का फ़ायदा क्या, ये सब करने का फ़ायदा क्या है। देखो, अलाउज, देखो अलाउज vigorous growth किसका, of
यूजफुल हेटेरोट्रॉफिक एरोबिक बैक्टीरिया। माइक्रोब्स। ठीक है। इनटू फ्लॉक्स। अब बात आती है कि ये फ्लॉक्स क्या होते हैं। देखो, इट इज masses of bacteria and fungal filament, क्या कह सकते हैं, mesh like, मच्छरदानी नुमा, mesh like structure। अब बात आती है ये करते क्या हैं। देखो, while growing they consume, while growing they consume a major part of organic matter in effluent। तो ठीक है, देखिए, and reduces BOD, that is biochemical oxygen demand। effluent। अब बात आती है कि BOD क्या होता है। राइट, तो लिखो, इट इज द amount of oxygen consumed if all organic matter in 1 liter water were oxidized by bacteria। ठीक है, देखो, it measures rate of uptake of oxygen by
rate of uptake of oxygen by microorganism in a water sample. बात समझ में आ गई? हाँ या ना? इसका मतलब जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा, तो इसका मतलब उतनी ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी उतना पॉल्यूटेड वाटर होगा। इसका मतलब किसी भी वाटर का अगर BOD हाई है तो उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी उतना ज़्यादा होगा। तो लिखो BOD अगर बढ़ेगा तो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी बढ़ेगा। तो BOD अगर है किसी भी वाटर का BOD ज़्यादा है तो उसका पॉल्यूटिंग पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। तो अगर मैं तुमसे कहूँ कि BOD जो है, देखो BOD इनडायरेक्टली measure BOD indirectly measure organic matter present in water. BOD indirectly measure organic matter present in water. गलत बात है कि सही बात है? डायरेक्टली तो वो ऑक्सीजन कंज्यूम को मेजर करता है, लेकिन जितना मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऑक्सीजन कंज्यूम्पशन ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा। फिर इनडायरेक्ट वे में हम कह सकते हैं कि इट मेजर द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? चलिए, दिख रहा है? ये देखिए, ये क्या है? फ्लॉक्स या माइक्रोब के गुच्छे हैं। ठीक है, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। सीवेज ट्रीटेड वाटर का BOD क्या होगा? कम होगा। तो लिख लो सीवेज वाटर, द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस। सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज reduced। आगे बढ़ जाऊं? देख रहे हैं BOD कम हो रहा है। ठीक है, अगर BOD तो ऐसे लिख लो, जहां तुमको लिखवाया था BOD ज़्यादा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम, इसको लिखो डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो इसका मतलब पानी में जितनी भी ऑक्सीजन डिजॉल्व हो गई होगी सब इस्तेमाल हो चुकी होगी। डिजॉल्व ऑक्सीजन कम। तो फिट फॉर फिशिंग या नॉट, अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड फिशेस? अनफिट, इट इंडिकेट्स अनफिट, द वाटर इज अनफिट फॉर फिशेस। तो फिश वहाँ सर्वाइव नहीं करेगी, मर जाएगी। तो नाले जहाँ निकलते हैं उस जगह मछली रहती है क्या? नहीं। चलिए, क्या मैंने ये सारी बात बता दी कि BOD टेस्ट क्या करता है? रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सैंपल ऑफ वाटर। इनडायरेक्टली BOD जो है वो आपका ऑर्गेनिक मैटर को बताता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर पानी में प्रेजेंट है। तो कह रहे हैं कि एक बार अगर BOD जो सीवेज ट्रीटेड वाटर है उसका कम हो जाता है तो हम इसको कहाँ पर डाल देते हैं?
इसको हम कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और इसके जो जितनी फ्लॉक्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और पानी को हम अलग कर देते हैं। तो फ्लॉक्स को उठा करके हम स्लज डाइजेस्टर में डालते हैं। लिखो लिखो, वंस DOD of waste water is reduced, then effluent is passed to settling tank। अब यहाँ पर क्या होता है, the bacterial flocks allowed to sediment। ठीक है, हो गया। अब इसी को कहेंगे हम एक्टिवेटेड स्लज। इस एक्टिवेटेड का स्मॉल पार्ट और मेजर पार्ट, small part is pumped into, वही बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए एरेशन टैंक एज इनोक्यूलम। ठीक है, और जो मेजर पार्ट है, the major part is pumped to large tank और इसको कहते हैं anaerobic sludge digester। anaerobic sludge digester। और यहाँ पर कैसे बैक्टीरिया होंगे, एनारोबिक बैक्टीरिया। और यहाँ पर क्या होगा, दे डाइजेस्ट फ्लॉक्स बैक्टीरिया एंड प्रोड्यूस। अब बात आती है क्या क्या प्रोड्यूस होगा। सबसे पहले प्रोड्यूस होगा आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस थी, दैट इज मीथेन, CH4। हाइड्रोजन सल्फाइड, दैट इज H2S। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज मिक्सचर ऑफ gases।
they form biogas, and this biogas is used as energy source, and this is inflammable. ठीक है. Now after this effluent, तो ये तो वो हुआ गया कि इफ्लुएंट में जो फ्लॉक्स था उसका काम बताया, लेकिन इफ्लुएंट का क्या हुआ? जो हाँ पानी था, ट्रीटेड वाटर था, उसका क्या हुआ? तो लिखो इफ्लुएंट इज रिलीज्ड टू वाटर बॉडीज. रिवर, हो गया. तो एक बात समझ में आ गया कि ये पूरे खेल में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था माइक्रोब का. देख लो इतना बड़ा काम एक ना दिखने वाले माइक्रोब ने किया, एरोबिक और एनारोबिक दोनों. एनारोबिक माइक्रोब जैसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ना, यहाँ पर है एनारोबिक माइक्रोब लाइक मीथेनोजेंस. ठीक है, बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाऊं? चलो डन. अब एक बात बहुत अच्छी समझने की हमारे आपके कि दिस मेथडोलॉजी इज, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको किस तरीके से एक्टिवेटेड स्लज को यहाँ से यहाँ डाल दिया गया, एक्सेस स्लज को निकाल लिया, थोड़ा सा जो है इसमें डाल दिया, थोड़ा सा देख रहे हो दोनों साइड दिख रहा है आपको, और जो फाइनल आउटपुट है ये बाहर निकल गया, दैट इज इफ्लुएंट. दिख रहा है आपको? एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं सर वहाँ पर गैसेस वगैरह बन रही हैं और इनका इस्तेमाल हम किस में कर रहे हैं? तो कह रहे हैं सर एनर्जी सोर्स के तौर पर कर रहे हैं. ठीक है, तो लिखो ये पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट ये लिख लो और एक पॉइंट ये लिखो, पूरा पॉइंट लिखो. लिखो माइक्रो प्लेस, क्योंकि ये एग्जाम में एज इट इज़ वर्ड में आएगा. लिखो माइक्रो प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन ऑफ waste water across the globe, and this methodology has been practiced for more than a century now in almost all parts of the world. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. लिखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट initiated Ganga Action Plan and Yamuna Action Plan to save
द मेजर रिवर ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। इस प्लान के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो दैट ओनली ट्रीटेड सीवेज may be discharged into the rivers। चलिए एक टॉपिक है दैट इज बायो रिमीडिएशन। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बायो रिमीडिएशन, लिखिए लिखिए माइक्रोब्स some can remove toxic substances that are accidentally released into environment। ये टॉक्सिक सब्सटेंस क्या क्या हो सकते हैं? ऑयल हो सकता है, केमिकल ऑयल स्पिल या केमिकल स्पिल, ठीक है, environment and lands is contaminated with toxic wastes। आगे बढ़ जाऊं, हो गया। देख रहे हैं इस तरीके की सिचुएशन। हेडिंग डालिए बायोगैस। देखिए माइक्रो इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। आप लोगों को पीछे मैंने पढ़ाया ही था बायोगैस के बारे में थोड़ा सा, बस वहाँ पे मैंने माइक्रोब के बारे में भी नाम बता दिया था, मिथेनोजेंस। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। लिखिए बायोगैस। What is biogas? It is a mixture of gases। मुझे लगता है आप लोगों को पता है क्या क्या है। प्रीडोमिनेटली ये है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड by anaerobic microbe। अब इसको हम कहेंगे मीथेनोजेंस। It is used as fuel। अब बात आती है जनरली ठीक है,
देखिए माइक्रोब प्रोड्यूस different type of gas, and this will depends on ये इम्पोर्टेंट है, दिस विल डिपेंड ऑन दो इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला है कि टाइप ऑफ माइक्रोब, और दूसरा है सबसे पहला है टाइप ऑफ माइक्रोब और दूसरा है ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट दे यूटिलाइज। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ या ना भाई? अलग अलग ऑर्गेनिक मैटर है, किसी में सेल्यूलोज ज़्यादा है, किसी में टैनिन ज़्यादा है, रेजिन ज़्यादा है, तो अलग अलग तरीके की गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, लाइक इन फर्मेंटेशन ऑफ डो, इन फर्मेंटेशन ऑफ डो या चीज मेकिंग या बेवरेजेस प्रोडक्शन जो मेन गैस है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब हम बात करते हैं मीथेनोजेंस की, दे ग्रो anaerobically on cellulosic material they produce methane, H2S, carbon dioxide or dihydrogen. This is ठीक है, it is present in anaerobic sludge digester and rumen of cattle.
र्यूमेन ऑफ कैटल, ठीक है, anaerobic sludge digester and rumen of cattle. What is rumen? It is a part of stomach in cattle. इसका फंक्शन क्या होता है rumen का, लिख लीजिए। In rumen, cellulosic breakdown of food take place। इसीलिए गाय हमेशा पगुराती रहती है, हमेशा मुंह चलता रहता है गाय का, देखा है कभी आपने? और जैसे हमेशा हाँ हाँ करती रहती है गाय, नहीं, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो डिकार आ रही है गाय को, ये आ क्यों रही है? क्योंकि यही मीथेन गैस जो इसकी बॉडी के अंदर मीथेनोजेन प्रेजेंट है, यही ये मीथेन गैस रिलीज कर रहे हैं, और वही मीथेन गैस भी हमेशा हाँ, तो क्यों ब्लास्ट कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर र्यूमेन है, और र्यूमेन के अंदर मिथेनोजेन बैक्टीरिया है, जो वो खाना खाई हुई है उसको क्या कर रहा है, जो है डाइजेस्ट करे जा रहा है सेल्यूलोजिक मैटर को, और उसको एनारोबिकली डाइजेस्ट कर रहा है। वहाँ बहुत सारी मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और H2S बन रही है, उसका पेट फूलता जा रहा, फिर ब्लास्ट। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तक हर चीज़ समझ में आ गई? क्या हमारे बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्ट होती है? नहीं, तो लिख लो कहीं, ह्यूमन में सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होती। पहले होती थी, ठीक है। ठीक है, चलो, दिस इज द रीज़न वाई एक्सक्रीटा ऑफ कैटल, क्या कहते हैं भैया, गोबर, इट इज रिच इन मिथेनोजन बैक्टीरिया। ठीक है, हो गया? Cellulose play important role in nutrition to cattle. समझ में आ रहा है? हाँ या ना? चलिए फाइन, तो यहाँ तक का पार्ट हमने डिस्कस किया है। कल की क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाए। ओके, थैंक यू।